नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान क्राइसिस के चलते इंडिया ने लिया बड़ा फैसला, अब अफगानी नागरिकों को मिलेगा ई वीजा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद ज्यादातर देश वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत के गृह मंत्रालय ने अफगानी नागरिकों के लिए ई इमरजेंसी वीजा को शुरू करने का फैसला लिया है। अब अफगानी नागरिक भारत में केवल ई वीजा पर सफर कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद भारत में आने के लिए हर एक अफगानी नागरिक को ऑनलाइन ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे सभी लोगों के पास पहले से रखे वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब सभी को नए ई वीजा पर ही भारत में यात्रा करने की इजाजत होगी। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के कई नागरिक भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत आने के लिए ई वीजा बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए अफगानी नागरिक www.indianvisaonline.gov.in साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजशीर में बगावत से घबराया पाकिस्तान, पड़ोसी देशों से सपोर्ट मांगने में जुटा। तजाकिस्तान बोला तालिबानी हुकूमत मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से तालिबान के साथ पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साधने की जिम्मेदारी दी है। कुरैशी बुधवार को तालिबानियों के समर्थन में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साधने में जुट गए। इसी क्रम में वे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने कुरैशी से कहा कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के 46% लोग रहते हैं। ताजिकिस्तान ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजशीर घाटी में भी अधिकतर ताजिक लोग ही रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की 1/4 आबादी ताजिक मूल की है। ताजिक पश्तूनों के बाद अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नस्लीय समूह है। कुछ दिन पहले रूसी मीडिया में दावा किया गया था कि तजाकिस्तान ने पंजशीर के लड़ाकों के लिए हथियार और अन्य आपूर्ति भेजी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। बाड़मेर में प्रशिक्षण के दौरान क्रैश हुआ एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन। 1 किलोमीटर दूर सुरक्षित मिला पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। एयरफोर्स के मुताबिक हादसा बुधवार को शाम 5:30 बजे भुरटिया गांव में हुआ। फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। एयरफोर्स ने प्लेन क्रैश होने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। क्रैश हुए MiG-21 फाइटर का पायलट हादसे की जगह से 1 किलोमीटर दूर नवचिका पाना गांव के पास मिला। स्थानीय लोगों ने उसे संभाला और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया। एयरफोर्स की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु के मुताबिक विमान का मलबा 2 किलोमीटर तक फैला है। इस दौरान एक झोपड़ी जल गई। गनीमत रही कि उस दौरान उसमें कोई नहीं था। वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची है। टीम ने विमान के ब्लैक बॉक्स को कब्जे में ले लिया है। पायलट को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच। 78 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा सबसे छोटा स्कोर। 28 मिनट के अंदर 5 विकेट गंवाए। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिंग्ले के लीड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाए 10+ रन बना लिए थे। दोस्तों फिलहाल ओपनर्स रोरी बंस और हसीम हमीद क्रीज पर टिके हुए हैं। इससे पहले दोस्तों 78 रन पर भारत का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में तीसरा और ओवरऑल 9वां सबसे छोटा स्कोर है। भारत का सबसे छोटा स्कोर 36 रन का है, जो उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। वहीं दोस्तों भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1974 में 42 रन और 1952 में मैनचेस्टर में 58 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यह टेस्ट में 26वीं बार है जब टीम इंडिया 100 से कम के स्कोर पर सिमटी हो। दोस्तों भारत ने अपने आखिरी 5 विकेट 11 रन और 28 मिनट के
अंदर गंवा दिए। रोहित शर्मा 67 रन के कुल स्कोर पर भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे आउट हुए थे। इसके 28 मिनट में भारतीय टीम ने 4 और विकेट गंवा दिए और 7:27 तक मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी पेवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुंडों को पैसे देने से मना करने पर छात्रा से दुष्कर्म, बॉयफ्रेंड को बेरहमी से पीटा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में लुटेरों के एक गिरोह ने पैसा देने से मना करने पर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, छात्रा के बॉयफ्रेंड को गुंडों ने बेरहमी से पीटा भी। पुलिस के मुताबिक यह घटना कर्नाटक के मैसूर में सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के अनुसार शहर के बाहरी इलाके में चामुंडी हिल्स के समीप लुटेरों के गिरोह ने कपल्स को घेर लिया और उनसे पैसे मांगे। मना करने पर उन पर हमला कर दिया। 2 आरोपियों ने कथित तौर पर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसके बॉयफ्रेंड को गिरोह के सदस्यों ने पीटा। दोस्तों, मामले में गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारे अधिकारियों को बेंगलुरु से मैसूर भेजा गया है। मैं भी कल मैसूर जा रहा हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में 24 घंटे के अंदर 31,000 से ज्यादा संक्रमित मामले, 215 मरीजों की हुई मौत, पॉजिटिविटी रेट 19% हुआ। जी हां दोस्तों, केरल में बुधवार को कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 31,445 कोरोना संक्रमित मिले। 215 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.03% हो गया। बीते दिन 20,271 लोग कोरोना से रिकवर हुए। केरल में दोस्तों अब तक कोरोना के 38,83,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दोस्तों, पूरे भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य है जो कि इस वक्त कोरोना की महामारी से भयंकर तरीके से जूझ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन, गूगल, फेसबुक को लगा झटका। आरबीआई ने नई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म योजना पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए नई कंपनियों की एंट्री की योजना पर रिजर्व बैंक ने फिलहाल रोक लगा दी है। पहले रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन में नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए नई कंपनियों को इसकी इजाजत दी थी। मिंट में छपी खबर के मुताबिक अब डेटा सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने इसे फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनियों से नए पेमेंट नेटवर्क को तैयार करने के लिए EOIS मंगवाए थे। यानी जिन कंपनियों को इसमें रुचि हो वो बताएं। इसके बाद अमेजन, गूगल, फेसबुक और टाटा ग्रुप की अगुवाई वाली कम से कम 6 कंसोर्शियम या समूहों ने एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। इन कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के साथ इसके लिए साझेदारी भी की थी। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर वित्त मंत्रालय ने इसमें शामिल होने पर रोक लगा दी थी क्योंकि वो NPCI में शेयर होल्डर थे। लेकिन दोस्तों, हालांकि अब इस पूरी योजना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के बागी नेताओं से मिले हरीश रावत, बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले 4 कैबिनेट मंत्रियों से बुधवार को कांग्रेस महासचिव और प्रभारी हरीश रावत ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रावत ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है और आने वाले चुनाव में फिर से कांग्रेस की वापसी तय है। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि 4 मंत्रियों और 3 विधायकों से उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही रावत ने बताया कि किसी के लिए भी उनके मन में नाराजगी नहीं है, बल्कि वे लोग पंजाब में कांग्रेस को जिताने में लगे हुए हैं। वह एक रोडमैप चाहते हैं ताकि चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यशैली और प्रशासन को लेकर उनकी कुछ चिंताएं हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, हरीश रावत ने विधायकों संग बैठक के बाद साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के नेता दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिलकर कैप्टन को हटाने की बात कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाने माने शायर मुनव्वर राना का बेटा तबरेज लखनऊ से हुआ गिरफ्तार। खुद के ऊपर चाचा को फंसाने के लिए गोली चलवाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते खुद पर फायरिंग करवाई थी और फिर साजिश के तहत अपने चाचा और भाइयों को नामजद कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने तबरेज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। पुलिस की जांच में तबरेज राणा पर फायरिंग की कहानी फर्जी पाई गई थी। इसके बाद पुलिस
पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं तबरेज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी। इसी कड़ी में बुधवार को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से तबरेज की गिरफ्तारी कर ली। बेटे पर लगे आरोपों और घर पर हुई छापेमारी को लेकर मुनव्वर राणा लगातार यूपी पुलिस पर निशाना साधते आए हैं। उन्होंने अपने बेटे के एनकाउंटर का शक भी जताया था और कहा था कि पुलिस इसे कानपुर का बिकरू कांड बनाने की कोशिश कर रही है। इन हालात में अगर मेरी मौत हो जाए तो इसके लिए ये पुलिस जिम्मेदार होगी। दोस्तों, मुनव्वर राणा का उनके भाइयों के साथ जमीन विवाद चल रहा है। इसे लेकर 28 जून को रायबरेली में 2 बाइक सवार युवकों ने राणा के बेटे तबरेज पर हमला कर दिया था। तबरेज का कहना था कि जब तक उसने अपनी बंदूक निकाली तब तक दोनों मौके से भाग गए। इस मामले में तबरेज ने सदर कोतवाली में केस भी दर्ज कराया था। हालांकि दोस्तों, मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो कुछ और ही खुलासा हुआ। पुलिस इस फुटेज के आधार पर फायरिंग को फर्जी मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि तबरेज ने ही खुद पर गोली चलवाई थी और इसे हमले की शक्ल देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,26,10,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,42,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इनमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। अमेरिका में लगभग 2 लाख के आसपास हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक 3,25,12,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,35,758 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, फिलहाल भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अनुमान, देश के कई हिस्सों में अगले 4 दिन हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, भारत के उत्तर, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान वर्षा और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश या फिर बहुत भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार पूरा मानसून टर्फ हिमालय की तलहटी के करीब है। इसके 26 अगस्त तक वहीं रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य भारत और पश्चिमी तट पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व भारत की ओर तेज दक्षिण या दक्षिणी पश्चिमी हवाएं 26 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षिक गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान जताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील, कहा जो वोट डाल सकता है वो शराब भी पी सकता है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का बचाव किया। आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि जब 18 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते। सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइव की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इसलिए सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का हवाला देते हुए जवाब दिया। याचिका में आशंका जताई गई कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने बचाव करते हुए कहा कि जब वोट देने की उम्र 18 साल है तो फिर शराब पीने की उम्र ज्यादा क्यों। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों की बात की जाए तो आज सोने और चांदी की कीमतों में काफी कमी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर 8,900 रुपए उच्चतम स्तर से सोना नीचे चल रहा है। फिलहाल दोस्तों बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,710 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 63,450 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जारी की नई ट्रेवल एडवाइजरी, राज्यों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की बाध्यता हटाने की अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के अंदर ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए कोविड टेस्ट की बाध्यता हटा रखी है, लेकिन अगर किसी राज्य ने ऐसा नियम अपने स्तर पर बनाया है तो उसके बारे में सूचना का प्रसार करते रहें। दोस्तों, एडवाइजरी में कहा गया है कि हवाई, सड़क और रेल परिवहन के माध्यम से बगैर किसी दिक्कत के यात्रा कर सकते हैं। राज्यों से अपील की गई है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट हैं उनसे आरटी-पीसीआर टेस्ट ना मांगा जाए। साथ ही जो लोग 14 दिन पहले तक कोविड पॉजिटिव थे उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट की बाध्यता ना रखी जाए। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली, उनके पास सर्टिफिकेट भी है और दूसरी डोज को 15 दिन का वक्त बीत चुका है, उन लोगों से आरटी-पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट ना मांगा जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में रकुलप्रीत सिंह, राणा दुगुआती समेत कई एक्टर्स को ईडी ने किया तलब। जी हां दोस्तों, 4 साल पुराने ड्रग मामले में शीर्ष अभिनेताओं में शुमार रकुलप्रीत सिंह, राणा दुगुआती और 10 अन्य कलाकारों से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि परिवर्तन निर्देशालय ने 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को बाहुबली अभिनेता राणा दुगुआती, 9 सितंबर को तेलुगु अभिनेता रवि तेजा और 31 सितंबर को निर्देशक पुरी जगन्नाथ को तलब किया है। रकुलप्रीत सिंह, राणा दुगुआती, रवि तेजा या पुरी जगन्नाथ को आरोपी नहीं बनाया गया है। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगा कि वे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे या नहीं। 2017 में दोस्तों तेलंगाना आबकारी और निषेध विभाग ने 30 लाख का ड्रग्स जब्त करने के बाद 12 मामले दर्ज किए थे। 11 मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में परिवर्तन निदेशालय ने आबकारी विभाग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच शुरू की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन और तालिबान के बीच काबुल में पहली डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के मुद्दों की जानकारी नहीं दी। जी हां दोस्तों, चीन ने तालिबान शासन को मान्यता देने के बाद उससे नजदीकी संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को बताया कि काबुल में मौजूद चीन के एम्बेसडर ने तालिबान के पॉलिटिकल विंग चीफ अब्दुल सलाम हनाफी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान और वहां के लोगों का सम्मान करता है और उनके साथ मजबूत दोस्ताना रिश्ते चाहता है। हालांकि प्रवक्ता ने यह जानकारी नहीं दी कि सलाम और चीनी एम्बेसडर के बीच किन मुद्दों पर कितनी देर बातचीत हुई। दोस्तों, वांग ने तालिबान और चीनी राजदूत की मुलाकात के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि हम अफगानिस्तान के नए शासन के साथ बेरोक टोक वाला और कारगर संपर्क चाहते हैं। दोनों देश कई मुद्दों पर बातचीत और सलाह मशवरा कर रहे हैं। वांग यू काबुल में चीन के राजदूत हैं। तालिबान की तरफ से उनकी पॉलिटिकल विंग के चीफ अब्दुल सलाम हनाफी बातचीत कर रहे हैं। उनके कुछ और डिप्लोमेट्स से भी मिलने की खबरें आ चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन ही ऐसा पहला देश है जिसने अब तक तालिबान को मान्यता दी है। वहीं दूसरा देश पाकिस्तान है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस राज्य का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।